गाइड टू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर, प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल फ्यूचर परिचय। सोचिए 2008 की बात है। रमेश दिल्ली में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उन्होंने साल भर की मेहनत की कमाई लगभग 5 लाख रुपए शेयर बाजार में लगा दिए। सितंबर आया और लेहमैन ब्रदर्स दिवालिया हो गया। 1 महीने में रमेश की कमाई 1.5 लाख रह गई। उसी दौरान उनकी पत्नी नेहा ने अपने गहने बनवाने के लिए सोना खरीदा था। जब बाजार गिर रहा था, नेहा के उन गहनों की कीमत 20% बढ़ चुकी थी। एक ही घर में 2 कहानियां, और यही अंतर समझाती है गाइड टू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर की सबसे बड़ी सीख। प्रिय श्रोताओं, हेलो और स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं वो किताब जो आपको सिखाएगी कि कैसे सोना चांदी सिर्फ गहने नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं। यह किताब आपको बताएगी सोने के 3 नियम, क्यों सोना हमेशा आपातकालीन फंड होना चाहिए। जैसे किताब में कहा गया है, सोना वो बीमा पॉलिसी है जिसका प्रीमियम आपको कभी नहीं लौटाना पड़ता। चांदी का रहस्य, कैसे यह गरीब आदमी का सोना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली औद्योगिक धातु है जिसकी मांग सोलर पैनल से लेकर आपके मोबाइल तक में है। भावनाओं पर काबू, कब खरीदें कब बेचें। जैसा कि लेखक बताते हैं, जब सब डरते हैं तब खरीदो, जब सब लालच करते हैं तब बेचो। शुरुआत कैसे करें? फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ETF, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सबकी A से Z तक की जानकारी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में हम इस पूरी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा आपको वो ज्ञान देगी जिससे आप अपने भविष्य को सोने जैसा चमकदार और चांदी जैसा टिकाऊ बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आप जिस रहस्य को समझने वाले हैं वो आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास जो कागज के नोट हैं जिन्हें आप पैसा मानते हैं, वो असल में पैसा है ही नहीं। हैरानी हुई ना? पर यही वो बुनियादी रहस्य है जिसे समझना इस पूरी किताब की शुरुआत है। मान लीजिए 1970 का जमाना है, आपके पास $35 है। आप बैंक जाकर उन $35 के बदले एक सोने का सिक्का ले सकते थे। ये सरकार की गारंटी थी। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के दिन में। वही एक सोने का सिक्का आज $2000 से भी ज्यादा का है। सवाल ये है, क्या सोना इतना कीमती हो गया, या फिर आपके डॉलर की कीमत इतनी गिर गई? यहीं छिपा है वो रहस्य। आज हम जिसे मनी या पैसा मानते हैं, वो असल में केवल एक फिएट करेंसी है, यानी सरकारी आदेश से चलने वाली मुद्रा। उसकी कीमत सोने चांदी जैसी किसी वास्तविक चीज से नहीं, बल्कि सिर्फ हमारे विश्वास और सरकार के वादे पर टिकी है। लेखक माइक मेलोनी इसे एक शानदार उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं, सोना पैसा है, बाकी सब क्रेडिट है। ये क्रेडिट का खेल कैसे खेला जाता है? कल्पना कीजिए, बैंक आपको लोन देता है। ये पैसा कहीं से प्रिंट होकर नहीं आता, बल्कि बस कंप्यूटर में एक एंट्री बन जाती है। ये पैसे का सृजन है, और जब ऐसा बड़े पैमाने पर होता है तो आपके पास मौजूद हर नोट की खरीदने की ताकत धीरे धीरे घटने लगती है। इसे ही मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं, एक ऐसा कर जो बिना आपकी सहमति के चुपचाप आपकी बचत को खा जाता है। इस अध्याय का सबसे रोचक संवाद शायद यह विचार है, सरकारें कागजी मुद्रा को तब तक प्रिंट करती रहेंगी जब तक वह बेकार नहीं हो जाती। इतिहास इसका गवाह है। रोमन साम्राज्य का डिनेरियस सिक्का, जर्मनी की वीमर रिपब्लिक, सभी ने अपनी मुद्रा का मूल्य उड़ा दिया, जनता की कमाई और बचत को पानी में बहा दिया। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि आप वास्तविक पैसे, रियल मनी, और क्रेडिट के बीच का फर्क पहचानें। वास्तविक पैसा वो है जो अपने आप में मूल्य रखता है, जिसे कोई नहीं बना सकता, जैसे सोना और चांदी। हजारों सालों से जब भी कागजी मुद्राओं का पतन हुआ है, लोग इन्हीं की ओर भागे हैं। यह अध्याय क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि आज दुनिया भर की सरकारें कोविड-19 जैसे संकटों के बाद रिकॉर्ड मात्रा में नई मुद्रा प्रिंट कर रही हैं। यह आपकी जेब पर सीधा हमला है। अगर आप इस रहस्य फिएट करेंसी के खेल को नहीं समझेंगे, तो आपकी मेहनत की कमाई का मूल्य गुम होता रहेगा, चाहे आपके बैंक खाते में अंक कितने भी बढ़ते दिखें। इसलिए यह सिर्फ सोने चांदी में निवेश की बात नहीं है, यह वित्तीय साक्षरता की पहली सीढ़ी है। यह समझना कि दुनिया का ये मौद्रिक तंत्र कैसे काम करता है, ये आपको एक सजग निवेशक बनाएगा, न कि भेड़चाल में चलने वाला एक भोला भाला व्यक्ति। आपका वित्तीय भविष्य इसी एक सच को जानने में छिपा है, जो आपके पास है अगर वह पैसा नहीं है तो वो किसी और का दिया हुआ कर्जा है, और कर्जे का खेल हमेशा चलता नहीं रहता। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि ये खेल टूटता कैसे है, और उस दिवालियापन के समय में सोना चांदी क्यों चमक उठता है। अध्याय 2, कागजी मुद्रा का भ्रम और असली धन की वास्तविकता। सोचिए, अगर आपकी दादी ने 1965 में एक सोने का सिक्का बचाया होता। उस समय उसकी कीमत लगभग $30 to $35 थी। आज वही सिक्का $5000 से भी ज्यादा का है।
पर यहाँ सवाल ये नहीं है कि सोना कितना चमक गया। असली सवाल ये है कि 1965 का वो डॉलर आज कहाँ है, उसकी क्रय शक्ति कितनी बची है। दोस्तों, ये अध्याय एक भ्रम से पर्दा उठाता है, वो भ्रम जिसे हम कागजी मुद्रा कहते हैं। आपके बटुए में रखा 1000 रुपया या आपके बैंक खाते में जमा लाखों, क्या वो सचमुच धन है या सिर्फ एक वादा है? एक ऐसा वादा जिसे सरकारें और बैंक अपनी सुविधा से बार बार तोड़ती रहती हैं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है 1971 का वो ऐतिहासिक फैसला जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर का सोने से नाता ही तोड़ दिया। उस दिन से दुनिया की मुद्राएं सोने चांदी जैसी किसी वास्तविक चीज से नहीं बल्कि सिर्फ एक दूसरे के विश्वास पर टिकी हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप एक मकान खरीदें और दस्तावेज में लिखा हो, ये मकान किसी जमीन पर नहीं है, बस हम सब मान लेते हैं कि यहाँ मकान है। ये अध्याय हमें एक साधारण सी परिभाषा देता है, असली धन वो है जो किसी और की देनदारी न हो। सोने चांदी के सिक्के वो किसी के वादे नहीं है, वो अपने आप में ही मूल्यवान है। जबकि आज का नोट सिर्फ एक वादा है कि केंद्रीय बैंक आपको इसके बदले में क्या देगा, एक और नोट। इस भ्रम का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। इसे महंगाई कहते हैं। किताब एक दिलचस्प तुलना करती है। अगर 1913 में आपके पास एक औंस सोना तब $20 होता तो उससे आप एक बढ़िया सूट खरीद सकते थे। आज $2000 के उस सोने से आप अभी भी एक बढ़िया सूट खरीद सकते हैं, लेकिन 1913 के $20 के नोट से आज तो एक साधारण कमीज भी नहीं आएगी। यही है असली धन और कागजी वादे का फर्क। तो ये अध्याय सिर्फ इतिहास का सबक नहीं है, ये आपके आज और कल के बारे में है। जब आप अपनी मेहनत की कमाई बचाते हैं तो क्या आप उसे असली धन में बदल रहे हैं या फिर कागजी वादों का ढेर लगा रहे हैं जो समय के साथ पिघलता जाता है? यह समझना आज के समय में सुरक्षित भविष्य बनाने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है, क्योंकि इतिहास गवाह है, हर कागजी मुद्रा का अंत हुआ है शून्य में। लेकिन सोना और चांदी वो हजारों साल से चले आ रहे हैं और आज भी उतने ही चमकीले और मूल्यवान हैं। फैसला आपका है, आप किस पर भरोसा करेंगे। अध्याय 3, इतिहास का वो पैटर्न जो बार बार दोहराया जाता है। सोचिए, आप एक फिल्म देख रहे हैं। पहले दृश्य में एक शक्तिशाली साम्राज्य है, भव्य महल, सोने के सिक्कों से भरे खजाने और खुशहाल नागरिक। धीरे धीरे शासक खर्चे बढ़ाते हैं, युद्ध लड़ते हैं, महंगे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। पैसे की कमी पड़ने लगती है। तब वे एक चतुर उपाय सोचते हैं, सिक्कों के सोने चांदी की मात्रा कम कर दो या फिर कागज के टुकड़ों पर ये सोना है लिखकर जारी कर दो। शुरू में सब ठीक चलता है, मगर फिर कीमतें आसमान छूने लगती हैं, लोगों का विश्वास टूटने लगता है और अंत में दृश्य एक अराजक बाजार, नाराज भीड़ और ध्वस्त होते साम्राज्य के साथ समाप्त होता है। अब यही फिल्म दोबारा चलाइए, नए कलाकार, नए सेट, मगर कहानी बिल्कुल वही है ना। हैरानी की बात, यही इस अध्याय का मूल मंत्र है मेरे दोस्त। लेखक माइक मैलोनी हमें एक ऐसी टाइम मशीन में बिठाते हैं जो हमें प्राचीन रोम से लेकर आधुनिक अमेरिका तक ले जाती है और एक चौंका देने वाला पैटर्न दिखाती है। ये पैटर्न है मुद्रा का क्रमिक पतन और सोने चांदी की वापसी। सोचिए, प्राचीन रोम के सम्राट नीरो के जमाने की बात। साम्राज्य चलाने के खर्चे बढ़े तो उसने एक शॉर्टकट निकाला। दिनारिय सिक्के में चांदी की मात्रा धीरे धीरे कम कर दी। पहले 94% शुद्ध चांदी, फिर 85%, फिर 5% भी नहीं। ये ठीक वैसा ही था जैसे आज किसी नोट पर लिखा 100 रुपए, मगर उसकी असली कीमत घटते घटते 5 रुपए रह जाए। नतीजा, भयंकर महंगाई, अशांति और अंततः साम्राज्य का पतन। अब जरा कल्पना कीजिए 1965 की। अमेरिका में चांदी के रुपए यानी सिल्वर कॉइन खत्म हुए। उसके बजाय क्लैड कॉइन आए, बीच में तांबा, ऊपर नीचे चांदी की पतली परत। लोगों ने पुराने चांदी के सिक्के संभाल कर रख लिए क्योंकि उनकी असली कीमत थी। नए नकली सिक्के चलन में आ गए। ये रोम के इतिहास की ही आधुनिक पुनरावृत्ति थी। तो क्या निष्कर्ष है? इतिहास हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है, जब भी कोई सरकार या साम्राज्य अपनी मुद्रा की शुद्धता से छेड़छाड़ करती है, वो अंततः विफल होती है। सोना और चांदी हजारों सालों से धन का अंतिम और विश्वसनीय रूप बने रहे हैं। वे किसी का वादा पत्र नहीं, बल्कि अपने आप में मूल्यवान हैं। यह अध्याय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज हम भी उसी पैटर्न के एक चरण में जी रहे हैं, फिएट करेंसी, कागजी मुद्रा का दौर, जिसका कोई वास्तविक बैकअप नहीं है। इतिहास बताता है कि ये चरण भी एक दिन समाप्त होगा, और जब ऐसा होगा तब जो लोग अपनी कुछ संपत्ति को उस टाइम टेस्टेड धन, सोने और चांदी में बदल चुके होंगे, वे ही अपने वित्तीय भविष्य की रक्षा कर पाएंगे। इतिहास स्वयं को दोहराता है। सवाल यह है कि क्या हम उससे सबक ले रहे हैं, या फिर हम भी उस फिल्म के एक्स्ट्रा कलाकार बनकर रह जाएंगे जिन्हें पता भी नहीं चलता कि दृश्य फिर से बदलने वाला है।
अगले अध्याय में हम देखेंगे कि आधुनिक बैंकिंग प्रणाली ने इस पुराने पैटर्न को कैसे और भी जटिल बना दिया है। अध्याय 4, सोना और चांदी, केवल गहने नहीं बल्कि मुद्रा की नींव। यह अध्याय नाम सुनकर आपके मन में क्या आया? शायद अपने घर में रखी दादी की पुरानी चेन या शादी में पहने गहनों की बात सोची। लेकिन मित्रों, यह अध्याय हमें बताता है कि ये चमकते धातु हजारों सालों से गहनों से कहीं बड़ी भूमिका निभाते आए हैं। वे हमारी दुनिया की मुद्रा की असली नींव रहे हैं। सोचिए, जब आप किसी बैंक नोट को देखते हैं तो उस पर लिखा होता है, मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूं। पर सवाल ये है, क्या ये वचन किसी ठोस चीज पर टिका है? लेखक हमें एक दिलचस्प सफर पर ले जाते हैं जहां वे बताते हैं कि आज से कोई 100-150 साल पहले तक ये वचन सोने और चांदी पर टिका होता था। आपका नोट असल में उस सोने के भंडार की एक रसीद था जो किसी सरकारी खजाने में पड़ा था। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सोने का सिक्का है। उसे ले जाना असुविधाजनक है, तो आप उसे किसी विश्वसनीय सुनार के पास जमा करवाते हैं और बदले में वो आपको कागज के छोटे छोटे टुकड़े यानी रसीदें देता है। आप उन रसीदों से बाजार में सामान खरीद सकते हैं। अब अगर सभी लोग एक साथ आकर अपनी अपनी रसीदें वापस सोने के बदले में लौटाने लगे, तो उस सुनार के पास उतना सोना होना चाहिए। यही सिद्धांत गोल्ड स्टैंडर्ड या स्वर्ण मानक का था। किताब में दिया गया ये उदाहरण पूरे विचार को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। लेकिन फिर क्या हुआ? लेखक बताते हैं कि धीरे धीरे सरकारों ने ये वचन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब आप अपने नोट सोने में नहीं बदल सकते। मुद्रा का आधार सोने की भौतिक मात्रा से हटकर सरकार के वादे और आदेश पर आ गया, जिसे फिएट मनी कहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे वो सुनार अब आपसे कहे, रसीद तो लो पर सोना दूंगा नहीं, बस विश्वास करो मेरे नाम पर। यहीं पर इस अध्याय की प्रासंगिकता सामने आती है। जब मुद्रा का कोई ठोस आधार नहीं रह जाता तो सरकारें और केंद्रीय बैंक जितना चाहें उतना पैसा छाप सकते हैं, और जब किसी चीज की आपूर्ति बढ़ती है तो उसकी कीमत यानी क्रय शक्ति गिरती है। इसीलिए हम महंगाई देखते हैं। सोना और चांदी हजारों साल के इतिहास में इसी मुद्रास्फीति के खिलाफ एक दीवार बने रहे हैं। वे वादों पर नहीं बल्कि अपनी स्वयं की दुर्लभता और मूल्य पर टिके हैं। तो अगली बार जब आप सोने चांदी के गहने देखें तो उन्हें सिर्फ श्रृंगार न समझें। उनमें हमारे दादा परदादाओं की बचत, व्यापार का इतिहास और मुद्रा की वो भूली हुई नींव देखें जो आज भी चमक रही है। यह अध्याय हमें यही याद दिलाता है कि जब कागजी मुद्राओं का उतार चढ़ाव होता है तो ये धातुएं अंतिम और सबसे विश्वसनीय भरोसे के रूप में खड़ी रहती हैं। ये सफर जारी रहेगा अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि आज के जटिल आर्थिक हालात में इस ज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी वित्तीय सुरक्षा कैसे तैयार कर सकते हैं। अध्याय 5, महंगाई की छुपी हुई लूट और आपकी क्रय शक्ति का क्षरण। सोचिए, आपके पिताजी ने 1970 में 10,000 रुपए एक लॉकर में रख दिए। आज 50 साल बाद वो लॉकर खोलते हैं। क्या वो 10,000 रुपए अब भी उतने ही मूल्यवान हैं? नंबर तो वही है, 10,000। लेकिन आप जानते हैं कि 1970 के 10,000 रुपए और आज के 10,000 रुपए में जमीन आसमान का फर्क है। तब शायद एक अच्छी कार आ जाती, आज शायद एक अच्छा स्मार्टफोन भी न मिले। यही है महंगाई की छुपी हुई लूट। यही कोई चोर नहीं है जो रातों रात आपकी तिजोरी खाली कर दे। ये तो एक साइलेंट टैक्स है जो धीरे धीरे बिना आपको खबर लगे आपकी कमाई की ताकत को खा जाता है। मान लीजिए आपकी सैलरी सालाना 5% बढ़ती है, लेकिन महंगाई 7% की दर से बढ़ रही है। देखने में लगेगा आप अमीर हो रहे हैं क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, पर असल में आप गरीब हो रहे हैं क्योंकि जो चीजें पहले 100 रुपए में आती थीं वो अब 107 रुपए में आएंगी और आपकी आमदनी सिर्फ 105 रुपए तक ही पहुंच पाई है। आपकी क्रय शक्ति 2% सिकुड़ गई। ये लूट इतनी चालाकी से होती है कि आपको गुस्सा तक नहीं आता। किताब एक दमदार उदाहरण देती है, 1971 का डाइम सिक्का। 1971 से पहले अमेरिकी डाइम चांदी का बना होता था, आज वो सिर्फ धातु का टुकड़ा है। उस 1971 के चांदी के डाइम की सिर्फ उसकी धातु की कीमत आज लगभग $2 है, यानी उसकी वास्तविक क्रय शक्ति बरकरार रही बल्कि बढ़ी। जबकि उसी साल का कागज का नोट, उसकी कहानी आप समझ ही गए होंगे। यह अध्याय हमें चेतावनी देता है, नकदी एक सुरक्षित संपत्ति नहीं है। जिस नोट को आप पैसा समझकर बचत करते हैं वो वास्तव में एक IOU, मैंने आपका उधार लिया है जिसका मूल्य लगातार घट रहा है। सरकारें और केंद्रीय बैंक जब जरूरत पड़ती है करेंसी की सप्लाई बढ़ा देते हैं, जिसे मुद्रा प्रसार कहते हैं। ज्यादा पैसा उसी मात्रा में समान नतीजा, हर नोट की कीमत गिर जाती है, आपका पैसा कमजोर पड़ जाता है। तो फिर क्या उपाय है? अध्याय संकेत देता है कि हमें ऐसी संपत्तियों में निवेश करना चाहिए जो इस छुपी हुई लूट से बच सकें, जो चीजें अपना आंतरिक मूल्य खोए बिना समय के साथ महंगाई की मार को झेल सकें या उससे भी आगे निकल सकें।
और यहीं से सोने चांदी जैसी भौतिक संपत्तियों की भूमिका सामने आती है, जो हजारों साल से मूल्य के भंडार के रूप में खरी खरी साबित हुई है। यह अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। बैंक में पड़ा पैसा सुरक्षित पैसा है। यह अध्याय आपकी आंखें खोल देता है। ये बताता है कि वास्तविक जोखिम पूंजीगत नुकसान नहीं, बल्कि क्रय शक्ति का क्षरण। आपका लक्ष्य सिर्फ रुपए जोड़ना नहीं, बल्कि उन रुपयों की ताकत को बनाए रखना है। अगर आप आज भी ये सोचकर नकदी जोड़ रहे हैं कि ये सबसे सुरक्षित है, तो ये अध्याय आपके लिए एक वेकअप कॉल है। महंगाई एक चोर है जो आपके बटुए की तरफ बढ़ रही है, और अगर आप सचेत नहीं तो वो आपकी मेहनत की कमाई की शक्ति चुपचाप चुरा लेगी। अगली बार जब आप कोई नोट हाथ में लें, याद रखें, ये एक ऐसा कागज का वादा है जिसका मूल्य समय के साथ घटने के लिए बनाया गया है। सवाल ये है कि आप इसके खिलाफ अपनी रक्षा कैसे करेंगे। इसका जवाब आपको इस किताब के आगे के अध्यायों में मिलेगा। अध्याय 6, बुलियन बनाम नुमाइशी सिक्के, आपके निवेश की असली पहचान। सोचिए, आप एक शानदार कार खरीदने जा रहे हैं। एक तरफ है एक बिल्कुल नई चमचमाती लेकिन आम ब्रांड की कार, दूसरी तरफ है एक विंटेज क्लासिक कार जिसका इतिहास है, कलेक्टर वैल्यू है, लेकिन चलाने के लिए थोड़ी सावधानी चाहिए। कौन सी बेहतर खरीद है? जवाब इस पर निर्भर करता है कि आपका मकसद क्या है। सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, या फिर एक ऐसी चीज में निवेश करना है जो समय के साथ और भी मूल्यवान बने। सुनिए, यही सवाल सोने चांदी की दुनिया में बुलियन और नुमाइशी सिक्कों को चुनते वक्त उठता है। और यह अध्याय आपको यही समझाने जा रहा है कि आपकी जेब के लिए असली चमक किसमें है। बुलियन, आपका भरोसेमंद भारी भरकम दोस्त। बुलियन का मतलब है शुद्ध धातु। ये वो सोना या चांदी है जो सलाखों, बार्स या साधारण सिक्कों के रूप में होती है। इसकी कीमत पूरी तरह से उसमें मौजूद धातु के वजन और उस दिन के बाजार भाव पर निर्भर करती है। इसे ऐसे समझिए, यह आपका सेफ डिपॉजिट बॉक्स है। इसका काम है सिर्फ आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखना। इस पर कोई फैंसी डिजाइन नहीं, कोई सीमित संख्या नहीं। मान लीजिए आपने 100 ग्राम का सोने का बार खरीदा। अगर कल सोने का भाव बढ़ता है तो आपका बार उसी हिसाब से मूल्यवान हो जाएगा। सीधा, स्पष्ट और पारदर्शी। लेकिन इसमें एक पेंच है। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए 1980 का दशक, जब सोना $850 प्रति औंस पर पहुंच गया था। अगर किसी ने तब एक खास नुमाइशी सिक्का खरीदा होता जिसकी धातु की कीमत तो बस $50 थी, लेकिन वो कलेक्टर आइटम था, तो आज वो सिक्का हजारों डॉलर में बिक सकता है। जबकि उसी दाम पर खरीदे गए सोने के बार की कीमत सिर्फ सोने के भाव से तय होती। यहीं से नुमाइशी सिक्कों की दुनिया की शुरुआत होती है। नुमाइशी सिक्के, सुंदरता और दुर्लभता का जादू। ये वो सिक्के होते हैं जो सिर्फ धातु नहीं बल्कि कला और इतिहास का टुकड़ा होते हैं। इन्हें अक्सर सीमित संख्या में ढाला जाता है, इन पर खास डिजाइन होते हैं और इनकी कीमत दो चीजों से तय होती है। पहली उनमें लगी धातु की कीमत, जिसे हम मेटल वैल्यू कहते हैं, और दूसरी उनकी नुमाइशी वैल्यू यानी कलेक्टिव वैल्यू। ये नुमाइशी वैल्यू किस पर निर्भर करती है? किताब बताती है कि इसके लिए 3 बातें जरूरी हैं: दुर्लभता, स्थिति और मांग। दुर्लभता, जितने कम सिक्के ढले गए हों उनकी कीमत उतनी ही ज्यादा होने की संभावना। स्थिति, क्या सिक्का चमकदार और नया जैसा है या खरोचों और निशानों से भरा हुआ है? मांग, क्या कलेक्टर्स की नजर में उस सिक्के की अहमियत है? यहाँ एक मजेदार संवाद याद आता है। किताब में एक अनुभवी निवेशक कहता है, बुलियन खरीदना ऐसा है जैसे आप गेहूं का बोरा खरीद रहे हो। नुमाइशी सिक्के खरीदना ऐसा है जैसे आप एक दुर्लभ पुरानी शराब की बोतल खरीद रहे हो। दोनों में अल्कोहल है, लेकिन उनकी कीमत और वजह पूरी तरह अलग है। तो आपके लिए क्या सही है? ये अध्याय साफ करता है कि अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ धातु में निवेश करना और मुद्रास्फीति या आर्थिक उथल-पुथल से बचाव करना है, तो बुलियन आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। ये सस्ता पड़ता है, प्रीमियम कम होता है, इसे बेचना आसान होता है और ये आपकी संपत्ति का शुद्धतम रूप है। वहीं अगर आपको सोने चांदी से प्यार है, आप इतिहास और कला की कद्र करते हैं और लंबे समय तक ऐसी चीजें जमा करने का धैर्य और ज्ञान रखते हैं जो दुर्लभ हो सकती हैं, तो नुमाइशी सिक्के आपके लिए एक रोमांचक दुनिया हो सकती है। लेकिन यहाँ चुनौती ये है कि इसकी नुमाइशी वैल्यू समय और फैशन के साथ बदल सकती है। अध्याय की प्रासंगिकता, आज के समय में ये जानना क्यों जरूरी है? आजकल हजारों तरह के सोने चांदी के उत्पाद बाजार में हैं। कोई आपको सांस्कृतिक विरासत वाला सिक्का बेच रहा है तो कोई स्पेशल एडिशन बार। इस अध्याय की सीख आपको एक आंख खोलने वाली चीज देती है। यह आपको हर चमकती चीज को सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि 2 अलग अलग नजरिए से देखना सिखाती है, एक निवेशक की नजर से और एक कलेक्टर की नजर से। असली पहचान यही है, आपका पैसा सुरक्षित करना है या एक शौक पूरा करना है।
जब आप ये फर्क समझ जाते हैं तो आप कभी भी एक बहुत महंगे कलात्मक सिक्के को सोने का बेहतर निवेश समझकर नहीं खरीदेंगे, जबकि आपका मकसद सिर्फ धातु जमा करना था। और न ही आप एक साधारण सोने के बार को देखकर उबाऊ महसूस करेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि वो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नींव है। तो अगली बार जब आप सोना चांदी खरीदने का विचार करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं गेहूं का बोरा खरीद रहा हूं या फिर वो दुर्लभ वाइन जो समय के साथ खट्टी भी हो सकती है या और भी लजीज। इसका जवाब ही आपके निवेश की असली पहचान तय करेगा। अध्याय 7, बाजार के चक्र। जब सब कुछ गिरता दिखे तब अवसर कहाँ छिपा होता है। सोचिए आप एक बाजार में खड़े हैं जहां हर कोई घबराया हुआ है। लोग अपना सामान सस्ते में बेचने की जल्दी में हैं। चारों तरफ निराशा का माहौल है। आपका दिल कहता है भागो यहां से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठीक यही वो पल है जब असली खजाना जमीन पर बिखरा पड़ा होता है। ये अध्याय आपको वही नजर सिखाएगा। मित्रों, बाजार सदा चक्र में चलते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, बसंत आता है और पतझड़ भी। यही नियम सोने चांदी के बाजार पर भी लागू होता है। जब शेयर बाजार छलांगे लगा रहा होता है और अर्थव्यवस्था चरम पर होती है, तब लोग सोने को निष्क्रिय परिसंपत्ति कहकर नकार देते हैं। लेकिन जब तूफान आता है तब सबकी निगाहें उसी सुरक्षित बंदरगाह पर टिक जाती हैं। इस किताब में एक दमदार उदाहरण है 2008 के वित्तीय संकट का। उस वक्त लेमन ब्रदर्स जैसे दिग्गज ढह गए, शेयरों में भारी गिरावट आई, डर का बाजार गर्म हो गया। ऐसे में जिन लोगों ने पहले से सोने चांदी में निवेश किया था वे मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ गिर रहा था तब सोने की कीमतों में उछाल आया। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि बाजार के उस चक्र का नियम था जिसे समझना जरूरी है। कल्पना कीजिए आप एक किसान हैं। पतझड़ में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, सब कुछ सूना लगता है। लेकिन एक समझदार किसान जानता है कि यही बीज बोने का सही समय है, न कि वसंत में जब सब हरा भरा दिखे। सोना चांदी वही बीज है जिसे बाजार के पतझड़ में बोया जाता है ताकि आने वाले समय में फसल काटी जा सके। लेकिन सावधान, यहाँ सबसे बड़ा जोखिम भावनाओं का है। जब बाजार गिरता है तो डर आपको अंधा बना देता है। आप वही करने लगते हैं जो भीड़ कर रही है, बेचना। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है, भीड़ के डर को अपना अवसर बनाओ। जब अखबारों के मुख्य पन्नों पर बाजार के मंदी में होने की खबरें छपें, जब लोग निवेश से मुंह मोड़ रहे हों, तब आपको पूछना चाहिए, क्या सोने चांदी की कीमतें उनके वास्तविक मूल्य से नीचे आ गई हैं? अक्सर जवाब हाँ में होता है। ये अध्याय आपको बताता है कि बाजार के चक्र को पहचानना कोई जादू नहीं, बल्कि इतिहास और मनोविज्ञान को समझना है। ये आपको वो दृष्टि देता है कि जब सब कुछ गिरता दिखे तब आप घबराएं नहीं, बल्कि उस अवसर को तलाशें जो इस कोहरे में छिपा है। क्योंकि इतिहास गवाह है, हर मंदी के बाद एक नई तेजी आती है, और जो लोग तैयारी से खड़े होते हैं वे ही उसकी सवारी का आनंद ले पाते हैं। तो अगली बार जब बाजार में खलबली मची हो तो याद रखिएगा, ये वो समय नहीं है जब आपको दौड़ना है। ये वो समय है जब आपको समझदारी से कदम बढ़ाना है और उस छिपे हुए खजाने को उठाना है जिसे भागती हुई भीड़ ने अपने पैरों तले रौंद दिया है। अध्याय 8, वो व्यावहारिक रोडमैप जो आपको आज ही शुरुआत करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, अब तक हमने सोना चांदी के इतिहास, सरकारों के हेरफेर और आर्थिक तूफानों के बारे में बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब सवाल ये है, अच्छा भाई ये सब तो ठीक है, पर मैं शुरुआत कहाँ से करूं? यही वो अध्याय है जहां सारा दर्शन और सिद्धांत एक क्रियाशील योजना में बदल जाता है। ये वो रसोई का रेसिपी कार्ड है जिसे हाथ में लेकर आप आज ही काम शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त राजू के साथ बैठे हैं जो हमेशा कहता है सोना तो बहुत महंगा है, एक छोटा सिक्का भी लाखों का। मैं तो छोटा निवेशक हूं, मेरे बस की बात नहीं। इस अध्याय का पहला पाठ यही है, शुरुआत छोटी करो, पर शुरुआत जरूर करो। आपको पूरी ईंट नहीं खरीदनी है। आप 1 ग्राम के सोने के सिक्के से या चांदी के छोटे सिक्कों से शुरू कर सकते हैं। किताब एक दिलचस्प उदाहरण देती है, जिस तरह आप महीने का राशन जमा करते हैं उसी तरह धातु का राशन जमा करना शुरू करें। हर महीने की तनख्वाह से चाहे 500 रुपए ही क्यों न बचते हों, उससे एक छोटा सा चांदी का सिक्का खरीद लें। ये आदत आपको बड़ा संग्रहकर्ता बना देगी। अब सबसे अहम सवाल, खरीदूं तो खरीदूं क्या और कहां से? यहाँ रोड मैप स्पष्ट हो जाता है। पहला कदम, भौतिक धातु पर टिके रहें। कागजी सोना, ETF फ्यूचर्स नहीं, असली छूने लायक सोना चांदी। दूसरा, इसे अपने कब्जे में रखें, यानी बैंक लॉकर या घर पर सुरक्षित जगह। किताब स्पष्ट करती है कि संकट के समय आपको जिस चीज की जरूरत होगी वो किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकता हुआ नंबर नहीं, बल्कि हाथ में रखने लायक धातु का टुकड़ा होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, ये बीमा है। आप अपनी कार का बीमा तो कराते ही हैं, भले ही एक्सीडेंट कभी न हो।
ठीक वैसे ही अपनी बचत और मेहनत की कमाई का बीमा करने का ये एक तरीका है। इसे अपने पोर्टफोलियो का 5 से 15% हिस्सा आवंटित करें, न कि सारी पूंजी लगा दें। तो आज रात आप क्या कर सकते हैं? ये रोडमैप संकल्प लें, तय करें कि आप हर महीने एक निश्चित राशि धातु में लगाएंगे। विक्रेता चुनें, किसी विश्वसनीय और प्रतिष्ठित डीलर की तलाश करें। ऑनलाइन रिसर्च करें, रेटिंग देखें। पहला ऑर्डर दें, एक छोटा प्रामाणिक सिक्का या छोटी मात्रा में चांदी खरीदें। इसे अपने हाथों में लें, यह भावनात्मक रूप से जोड़ता है। सुरक्षित स्थान बनाएं, घर में एक छुपाने की जगह या बैंक लॉकर की व्यवस्था करें। ज्ञान बढ़ाएं, खरीदना शुरू करने के साथ साथ इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़ना जारी रखें। एक शिक्षित निवेशक ही एक सुरक्षित निवेशक है। याद रखिए, ये यात्रा मंजिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि सुरक्षित रास्ते पर चलने की है। जब आप पहली बार अपनी खरीदी हुई चांदी की पहली ईंट या सोने का पहला सिक्का हाथ में लेंगे तो आपको एक अद्भुत आत्मविश्वास और शांति महसूस होगी। आपने केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं खरीदा, आपने अपने भविष्य के लिए वित्तीय संप्रभुता की पहली ईंट रख दी। तो कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही अभी से अपना नक्शा बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला तूफान उसी का इंतजार कर रहा है जो तैयार नहीं है। और अब आप तैयार हैं। गाइड टू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर, प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल फ्यूचर समापन। कल्पना कीजिए, अगर आपके दादाजी ने 1970 में आपके जन्म पर सोने की एक सिक्का खरीद कर रख दिया होता, आज उसकी कीमत न सिर्फ आपकी शिक्षा बल्कि शायद आपके घर के डाउन पेमेंट जितनी होती। यही तो है सोने चांदी की समयहीन कीमत, और यही इस पूरी किताब का दिल है। हमने आज गाइड टू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर के पन्नों में यही सीखा कि ये धातुएं सिर्फ गहने नहीं, आपके पोर्टफोलियो की बीमा पॉलिसी है। जब शेयर बाजार डगमगाता है, मुद्रा की कीमत गिरती है, तब ये सोना चांदी आपकी संपत्ति की चट्टान बनकर खड़ी होती हैं। ये ऐसा वित्तीय आपातकालीन किट है जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहता है। लेकिन याद रखिए, जैसे किताब में कहा गया, ये कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। ये तो वो धीमी और स्थिर नाव है जो आपको आर्थिक तूफानों के समंदर में डूबने नहीं देती। थोड़ा थोड़ा करके जमा करना, भाव के उतार चढ़ाव में न घबराना, यही इस खेल का राज है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण किताब को हमारे साथ पूरा सुना। पूरी किताब एक दिन में सुनकर आपने साबित कर दिया कि आप अपने वित्तीय भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। अब एक सवाल क्या हो, अगर आपकी सारी बचत और मेहनत एक ऐसी अदृश्य चीज में लगी हो जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और जो एक रात में शून्य हो सकती है? डरावना लगता है ना? तब तक अगर ये सफर आपको कुछ सिखा पाया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने उस दोस्त को भी शेयर करें जो हर महीने पैसे बचाता है पर उन्हें सही जगह लगाना नहीं जानता। आपकी एक सब्सक्राइब और शेयर हमें ऐसी और जरूरी किताबें आप तक लाने का हौसला देती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख के साथ।